हेलो स्टूडेंट, सेशन 2020 फर्स्ट टर्म क्लास 8 के लिए फर्स्ट चैप्टर है। वो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला है। स्टूडेंट, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होता क्या है, जरा देखिए। फ्रैक्शंस whose numerator and denominator consists of algebraic expressions। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन को समझने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ लें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो चीज़ होती है जिसके अंदर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, फंडामेंटल ऑपरेशन हो, यानी कि वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्ट विद फंडामेंटल ऑपरेशन, दे फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, क्या वेरिएबल्स और कांस्टेंट, तो वो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें ना, 4x + 6 कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, यह अटैच हुआ फंडामेंटल ऑपरेशन। अब फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है आपके पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस के साइन। ये क्या है आपके पास? फंडामेंटल ऑपरेशन है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? तो ये सारे आपके पास क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशंस। ठीक, तो जब ये फंडामेंटल ऑपरेशंस कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ अटैच होते हैं तो वो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरेट कर देते हैं। ठीक है, अगर उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप अपॉन के फॉर्म में लिख दें तो वो आपके पास क्या बन जाता है? अलजेब्रिक फ्रैक्शन। क्लियर हो रही है बात? तो डेफिनेशन भी यही कह रही है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो आपके पास वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कहलाती है। इसकी सेकंड एग्जांपल में भी देखें, मैंने एक और आपके पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस यहाँ लिख के दिखाया है कि 6x + 1 अपॉन 5x - 7। ठीक है, ये इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब हम सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं, कुछ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व किया है मैंने, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। देखें, ये सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। ठीक है, सिंप्लीफाई अलजेब्रिक। पहला क्वेश्चन है आपके पास 3x³ y z⁴ 8 और डिनोमिनेटर में आपके पास 27x y⁴ z⁴। अब याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। अगर वेरिएबल्स की पावर ग्रेटर देन 1 हो तो उसके फैक्टर बनेंगे, चाहे वो न्यूमरेटर पे हो चाहे वो डिनोमिनेटर पे हो। ठीक है, यहाँ नज़र आ रहा है ना, देखें x³ यानी कि ग्रेटर देन 1 है तो इसके फैक्टर बनेंगे। क्लियर हो रही है बात? यहाँ z⁴ 8, इसका मतलब इसके भी फैक्टर बनेंगे। और डिनोमिनेटर पे आ जाए तो ये x तो एज इट इज़ है क्योंकि पावर इसकी 1 है, इसके नहीं बनेंगे। और y³ इसके फैक्टर बनेंगे और z⁴ इसके भी फैक्टर बनेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट की जहाँ कैंसिलेशन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हम कैंसिल आउट उसको कर देते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3/27 एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फैक्टर बना लेंगे, उसके बाद सबकी कैंसिलेशन एक साथ कर देंगे। ठीक, बाकी x³ था, x³ के 3 फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, x × x × x। अगर कोई साइन नहीं है इट्स मीन्स मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है। y एज इट इज़, y का कोई फैक्टर नहीं बन रहा क्योंकि इसकी लीस्ट पावर क्या है? 1। z⁴ 8 है तो z के 8 फैक्टर यहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पर बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से डिनोमिनेटर पे हम जाते हैं तो 27 x का कोई फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि इसके लीस्ट पावर 1 है। और y⁴ है तो इसके 3 फैक्टर्स आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। और z की 4 पावर है, इट्स मीन्स इसके 4 फैक्टर वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो न्यूमरेटर पे जो आपके पास 3 है, ये 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27 आ गया। और ये 2x, ये 3x है आपके पास। यहाँ पे बचा है x² क्योंकि डिनोमिनेटर पे भी एक x था और न्यूमरेटर पे एक x कैंसिल हो गया तो बचा x²। ठीक है, न्यूमरेटर पे y है और डिनोमिनेटर पे 3y है तो एक y न्यूमरेटर वाला और एक y डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो गया तो ये आपके पास बचा y का स्क्वायर सॉरी। इसी तरीके से z⁴ 8 थी न्यूमरेटर पे और z 8 फैक्टर बने हुए थे और डिनोमिनेटर पे 4 फैक्टर बने हुए थे।
तो 4 कैंसिल हो गए, तो कितने बचे आपके पास 4, तो z की पावर 4। और ये इस तरीके से आया क्योंकि बेस सेम पावर 8, ठीक। और इसका पार्टिकुलर आंसर क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर z की पावर 4 अपॉन 9y²। इसी तरीके से अनदर एक और क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफिकेशन का, देखिए ज़रा। 9x + y की होल पावर है n+1। इसी तरीके से 24 डिनोमिनेटर पे क्या है 24x + y की होल पावर x+3। अब ज़रा एक और से बात सुने, अगर टर्म लिखी हुई हो और उसके ऊपर होल पावर हो और होल पावर के साथ कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन, यानी कि फंडामेंटल ऑपरेशन कोई भी नहीं, से मुराद ये है कि सिर्फ प्लस और माइनस का हो, तो वो क्या करता है, जिस टर्म पर है उस टर्म को ब्रेक कर देता है 2 हिस्सों में, ठीक है, और उसकी पावर भी ब्रेक हो जाती है, ठीक। एक टर्म के साथ आ जाएगी और दूसरे टर्म के साथ आ जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने 9 को कैंसिल आउट किया हुआ है, 9 और 24 को पहले तो देख लीजिए, 3 के टेबल से 3 3 9, 3 8 24। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर दिया, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर होल पावर हो और उसके साथ कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन की साइन हो तो वो टर्म को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि रूल आपने क्लास 6-7 में पढ़ा है कि बेस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बेस सेम पावर ऐड हो जाती है तो इस वजह से वो अलग भी हो सकती है पावर, जिस टर्म पर भी वो पावर मौजूद हो। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x + y का होल पावर n और x + y का होल पावर 1, और डिनोमिनेटर में भी कुछ यही है आपके पास कि x + y की होल पावर 9 और x + y की होल पावर 1। अच्छा, अब 1 में क्यों ब्रेक किया है 3 को, डायरेक्ट 3 भी लिख सकते थे हम, होल पावर 1 में इसलिए ब्रेक किया है क्योंकि न्यूमरेटर पे हमें 1 नज़र आया, तो हमारे माइंड में ये आया क्योंकि 1 में ब्रेक कर देते ताकि सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म हो जाएगी और उसको कैंसिल आउट करना आसान हो जाएगा। तो इसी वजह से 3 को 1 में हमने ब्रेक कर दिया, और रूल्स को यहाँ पे जहन में रखा है कि बेस सेम पावर 8, ठीक है। तो x + y की पावर 1, x + y की पावर 1, x + y की पावर 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या है आपके पास x + y की पावर n, और डिनोमिनेटर में भी है x + y की पावर n, ये कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से x + y की पावर 1 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी है x + y की पावर 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या आपके पास 3 और 8, और डिनोमिनेटर में बचा आपके पास x + y की पावर 1, x + y की पावर 1, बेस सेम पावर 8, तो x + y की पावर होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गए। तो इस तरीके से आंसर क्या बना आपका 3 और 8 x + y की पावर y की होल पावर स्क्वायर, ठीक। तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो रही है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की। क्लियर। आगे और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रिक फ्रैक्शन बाय कैंसिलेशन से मुराद ये कि सेम टर्म को किस तरीके से आप लोग कैंसिल आउट करते हो और पता कैसे चलता है। अगर फैक्टर टर्म में निकल ना रहे हो तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, नहीं। अब आप ये देखेंगे क्या उस क्वेश्चन में से कॉमन निकल रहा है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है 3b - 6 अपॉन b² - 2b। अब यहाँ तो फैक्टर नहीं बन रहा ना, तो फैक्टर नहीं बनाएंगे। यहाँ देखेंगे आप क्या कॉमन निकल रहा है, तो अगर कॉमन निकल रहा हो तो आप कॉमन निकालिए। जैसे कि यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे पता है कि 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, तो 3 इट्स मीन्स कॉमन निकल सकता है। 3 कॉमन निकालिए, b - 2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी आपने देखा कि यहाँ पे b² है और -2b है, इसका मतलब b लीस्ट पावर कॉमन आ सकती है, तो b को कॉमन निकाल लिया, b - 2, तो न्यूमरेटर का b - 2 और डिनोमिनेटर का b - 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 और b इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने ये भी देखना है क्वेश्चन में कि अगर फैक्टर नहीं निकल रहा हो तो क्या कॉमन निकल रहा है। अब कॉमन भी नहीं आ रहा, क्या करेंगे आप, कॉमन भी नहीं आ रहा, देखेंगे क्वेश्चन को क्या उसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो देखें सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी किस्म का है कि इसमें कॉमन नहीं निकल रहा। क्या है क्वेश्चन, x² + x - 2 अपॉन x² - 1, तो यहाँ कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। तो कॉमन नहीं निकल रहा है तो इसमें इट्स मीन्स न्यूमरेटर पर आप देखें 3 टर्म है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे
मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखा है आपने क्लास 6-7 में। चलें एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करके बता देता हूँ, या तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हुआ है तो आपके अंडरस्टैंड नहीं होगा, तो मैं वर्बली आपको बता देता हूँ किस तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक होती है। न्यूमरेटर पे जो है आपके पास है x² + x - 2। तो करने का तरीका ये होता है, स्टूडेंट सुन लीजिए ज़रा गौर से, और चाहें तो लिख भी लीजिए अपने पास ताकि आपको फॉर्मेशन याद रहे। लास्ट टर्म -2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, ठीक है। यानी कोई भी लास्ट टर्म हो उसको आप मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट टर्म के साथ। यहाँ पे -2 है तो मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, क्या बन जाएगा -2x² बन गया, ठीक है। अब इस -2x² के फैक्टर निकालने हैं आपने। फैक्टर निकालने का तरीका आपको आता है, क्लास 4-5 में सीखा है। तो इसका एक ही फैक्टर निकलेगा 2 × 1 = 2, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो अगर मैं ये, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है -2x², तो -2x² का फैक्टर क्या बनेगा आपके पास 2x - x, यही फैक्टर बनेगा ना, 2x × -x। क्लियर हो रही है बात। तो ये दो फैक्टर आ गए आपके पास। अब इन दो फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए -2x², और इन्हीं दो फैक्टर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए मिड टर्म जो आपके पास लिखी हुई है +x। तो देखो अभी गौर से सुनो, अब ये 2x × -x तो बन जाता है आपके पास -2x², और इसी को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ यानी कि 2x - x तो बन जाता है आपके पास क्या +x। इसका मतलब ये वो दो फैक्टर हैं जो मैं +x की जगह लिख सकता हूँ। तो +x की जगह ये दो फैक्टर लिख दें विद साइन। इसके बाद कॉमन निकालने का तरीका मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया है, तो कॉमन निकाल लीजिएगा, ठीक है। कॉमन निकालेंगे तो कुछ ये शेप आ जाएगा आपके क्वेश्चन का x - 1 + x + 2, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ होल स्क्वायर की कंडीशन बन रही है। ये x का होल स्क्वायर बन सकता है, ये 1 का होल स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और a² - b² का फार्मूला आपको आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आप फिर भी मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। a² - b² जो बराबर होता है a - b a + b के, ठीक है। तो स्क्वायर की फॉर्मेशन तो यहाँ लिखी हुई है, तो आपने कौन सी फॉर्मेशन लिखनी है a + b और a - b। a क्या है आपके पास x हो जाएगा, होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो a x हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा b। तो a आपके पास x हो गया -1, b क्या हो गया -1। इसी तरीके से a क्या हो गया आपका x हो गया, और b क्या हो गया आपके पास 1, यानी कि x + 1। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x - 1 और डिनोमिनेटर में x - 1, ये सेम टर्म में कैंसिल आउट हो रहा है। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आया x + 2 / x + 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से सिंपलीफिकेशन आपने करनी है अपने क्वेश्चंस की। अब आगे मज़ीद देख लीजिए क्या आपको होमवर्क असाइनमेंट में दे रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 6A है आपके पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों आपने अपने होमवर्क असाइनमेंट में करने हैं, और ये करके मुझ तक फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is class 8 online class. Subject is general science and I am your science teacher Ms. Asma Mushtaq. In our first online class, we already discussed our syllabus of 2020 and 2021, which includes 5 chapters. Chapter 1 Atom and Molecule, Chapter 3 Changes in Matter, Chapter 5 Crystals, Chapter 10 Transport in Living Organism, and Chapter number 13, that is Light. Today we will start our second topic of Chapter 1 Atom and Molecule, and the topic is Structure of Atom. In the previous class you studied about atom and history of atoms. Learning objectives. By the end of this lesson, you will be able to understand about structure of atom and location of electron, proton and neutron. Now let's start our today's topic, that is atomic structure. Assalamu alaikum students. This is class 8 online class. Subject is
There are three basic parts of atoms: electron, proton, and neutron. Protons and neutrons are located in the nucleus. Electrons are located in the electron cloud. There are many shells within the electron cloud. First shell holds up to 2 electrons. Electrons on the outer shell are called valence electrons and are the part of the atom involved with chemical bondings to make molecules and compounds. Now let's start our today's topic, that is atomic structure. Let's practice an activity of drawing atoms and practice drawing an atom with 4 protons, 4 neutrons and 4 electrons. Let's draw this. Most stable atoms are neutral overall, even though they have charged particles. This is because stable atoms have the same number of protons plus charges and electron negative charges. The charges will cancel each other out. Take a look at a quick review of atomic structure. Atom is the basic unit of an element. It is composed of protons and neutrons, which is found in the nucleus and surrounded by electrons within the electron clouds or in the shells or in the energy levels. The identity of an atom is determined by the number of protons the atom has. And now this is the time of your home assignment. You have to answer the following questions. Question number 1 is, what are the 3 basic parts or particles of the atom? Question number 2 is, which particles are located in the nucleus? Question number 3 is, where are electrons located? Question number 4 is, how many electrons can the first electronic shell hold? Second and third also. And the question number 5, which is the last question, electrons in the outermost shell are called dash. Why are these electrons special? Thank you for your attention, students. Have a nice day. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी शबाना यावर बेटा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब आज हम पढ़ेंगे नात। नात किसे कहते हैं? जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना और तारीफ़, उनके औसाफ बयान किए जाएँ, उसे नात कहते हैं। ये नात साखिर सिद्दीकी ने लिखी है बेटा। इसमें हम ये बुलंदखानी करेंगे इसकी। बस में कौन है? सजाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शमा तौहीद जलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इसको पढ़ेंगे, फिर हम इसकी तशरीह करेंगे अशार की। पहले अल्फाज मायने देख लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। बस में कौन है? दोनों जहां के मालिक, सजाने आए, रौनक बढ़ाने आए, उजाला, रोशनी, ये सारे इसके इसरार खुदाई, अल्लाह की हिकमतें, ये सारे अल्फाज। नाखुदा कश्ती बान, मल्हा जो रास्ता दिखाता है, ये आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब हम तशरीह करेंगे, तशरीहात की तरफ आएंगे। नात का खुलासा है, शायर लोगों को मुखातिब करते हुए कहता है, हज़रत वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आसल्लम दोनों जहानों की महफिल को रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। इस दुनिया में तौहीद की शमा जलाने, अल्लाह ताला के एक होने का प्रचार करें कि अल्लाह ताला वाहिद है, यकता है, एक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों में मनव्वर करने के लिए इनको इंसानियत का पैगाम दिया। जो लोग राह रात से भटक चुके थे, इन सबको सीधी राह दिखाई।
उन सबको खुदा की तरफ बुलाया और दीन इस्लाम का मरकज़ यानी तौहीद पर जमा किया कि सब एक खुदा के मानने वाले हैं, एक है परवरदिगार। एक मल्लाह की तरह गुमराह लोगों के गुनाहों को दलदल से निकाल के साहिल पे ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को से आगाह किया और इल्म दानिश वाले वो लोग थे, इन्हें अल्लाह ताला की हिकमतें समझाई। जो गाफिल गुमराह थे इनको गफलत से बेदार किया। खुलासे के बाद हम मरकज़ी ख्याल हज़रत सलाम दुनिया में तशरीफ़ आफरी का मकसद ये था कि वो लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम यानी कुरान पाक को पहुँचाएँ, अल्लाह ताला की वहदानियत का प्रचार करें, भटके हुए लोगों को कुरान मजीद की तालीमात से आगाह करें, इन्हें राह हक़ की पहचान कराएं। जो नाबीना लोग हैं, बीना यानी देखने वाले, इन्हें अल्लाह ताला की हिकमतें समझाएं। जो गाफिल हैं जो उन्हें खौफे गफलत से जगाएं। आगे बेटा हम पढ़ेंगे शेरों की अशार की तशरीह। बज़्म कौन है सजाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, शमा तौहीन जलाने के लिए आप आए। फिर बेटा इसका हवाला लिखिएगा कि ये नात सागर सिद्दीकी ने लिखी है, इस सादी सिद्दीकी ने लिखी है, ये हमारी दरसी किताब में शामिल है, इससे ली गई है। इस शेर में शायर ये कहता है कि दोनों जहां की महफिल की रौनक बख्शने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, लोगों को अल्लाह ताला की हिदायत पहुँचाने और दुनिया में अल्लाह ताला की वहदानियत का वहदानी यानी यकता के प्रचार करने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में आने का बुनियादी मकसद ये है कि वो लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताएं, इन्हें अल्लाह ताला को एक मानने का दर्स दें और सिर्फ इसी की इबादत करने की तलकीन करें, जैसा कि कलमा तैयबा में है कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी इबादत के लायक नहीं। दूसरा शेर लेंगे बेटा, शेर नंबर 4। नाखुदा बन के उमड़ते हुए तूफानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस शेर में शायर कहता है, हजूर एक नाखुदा यानी मल्लाह की तरह कुफ्र और शिर्क के दलदल और गुनाह के समंदर में फंसे हुए लोगों को निकालने, इन्हें गफलत और गुमराही के समंदर से खींच कर ईमान की दौलत से मालामाल करने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। शेर नंबर 6 है, चश्मे बेदार को इसरार खुदाई बख्शे, सोने वालों को जगाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इस शेर में शायर कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुली आँख या बसीरत वाले साहिब ईमान लोगों को अल्लाह ताला की हिकमतों और अल्लाह ताला के भेदों से, भेद माने राज से रोशनास कराया। आपने साहिब ईमान लोगों को अल्लाह ताला की कुर्बत के राजों से आगाह करने और गुमराही का शिकार होकर गफलत में पड़ने वाले लोगों को हक का रास्ता दिखाने के लिए तशरीफ़ लाए। अब बेटा तशरीह के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। पहला सवाल है, शमा तौहीद से क्या शायर की क्या मुराद है? शमा तौहीद जलाने से शायर की मुराद है अल्लाह की वाहिद ला शरीक होने का पैगाम लोगों तक पहुंचाना, लोगों को इस बात का दर्स देना कि अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के लायक है, हमें इसी को माबूद मानना चाहिए और इसी की इबादत करनी चाहिए। शमा तौहीद जलाने का मतलब लोगों को कलमा तैयबा के मफहूम समझाना है। दूसरा सवाल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम सुनाने के लिए आए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का दर्स देने के लिए तशरीफ़ लाए अल्लाह एक है, अल्लाह का पैगाम कुरान की सूरत में उतारा है। इस कुरान पाक की तालीमात पर अमल करने से ही इंसानी फलाह है और दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी है। ठीक है बेटा, आगे हम जाएंगे। हज़रत वसल्लम कौन सी बज़्म को सजाने के लिए आए थे? हज़ूर वसल्लम दोनों जहां की बज़्म यानी महफिल को रोकना बख्शने के लिए तशरीफ़ लाए थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात करार पाए। आखिरी शेर में सोने वालों को जगाना के लफ्ज़ से इस्तेमाल हुआ, इसका क्या मतलब है? जवाब में होगा, सोने वालों को जगाने से मुराद गफलत की नींद सोने वाले लोगों को ख्वाब गफलत से बेदार करना, सराते मुस्तकीम से भटके हुए लोगों को सीधा रास्ता दिखाना। नात में दिए गए अल्फाज की मदद से बेटा ये जो खाली जगह इनको भरना, ये खाली जगह हैंगी, इनको हमें फिल करना है, भर देना। फिर हम इसका बे है, दिए गए अल्फाज में मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करें। ये 3 लफ्ज़ दिए MCQs की तरह, जो बेहतर है वो उसमें फिल कर दें।
अल्लाह ताला की इबादत का पैगाम शमा तौहीद एक ही मफहूम को वाज़ा करते हैं। बस में कौन से मुराद दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी। एक पैगाम से शायर की मुराद कुरानी तालीमात। नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे हैंगे खूब करें। शमा तौहीद जलाने के लिए आप आए। ये मिसरे जो है नाखुदा बन के उमटे हुए तूफ़ानों में दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। एक पैगाम हर दिल में उजाला कर दे, काफिले भटक जाएं न मंजिल से। दर्जे से अल्फाज के जमा लिखिए। अल्फाज जमा वाहिद हैं बेटा और जमा कश्ती का कश्तियाँ, मंजिल का मनाजिल, मरकज़ का मराकज़, तूफ़ानों, काफिले का काफिले। दर्जे से इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि मफहूम वाज़ हो जाए। तौहीद, काफिला, पैगाम, मुद्दत, मंजिल, ये जुमले बनाए हुए हैं बेटे और आप इसको देख के कर लीजिएगा। दर्जे ज़हन में मुज़क्कर और मोनस अलग करें। ये बेटा लफ्ज़ दिए गए पैगाम, मरकज़, शमा, बज़, काफिला, मंजिल, इनमें से मोनस मुज़क्कर को अलग करना है। तो इसमें मैं जुमले ने कहा था जुमले बना लो, इससे पता जाता है ये मोनस है मुज़क्कर। पैगाम मुज़क्कर और काफिला, शमा, बज़ और मंजिल। नीचे दिए गए 8वां अल्फाज कौन से मुतज़ाद हैं? इसे मुतज़ाद इनके मिलाइए। उजाला का क्या होगा? अंधेरा। जलाना का होगा बुझाना। नज़दीक का दूर। जागना का सोना। तौहीद का शिर्क। दुनिया का आखिरत। ऐसे करेगा। अराब लगा लीजिए बेटा। मिल्लत की सब हैंगे अराब इसमें लगे हुए। नात के दर्जे से शेर। मरकज़ से शायर की क्या मुराद है? एक मुद्दत से भटके हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप आए। सवाल नंबर 10 बेटा ये हम करेंगे। ये सारा हमारा काम कर लिएगा और नोट में लिखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही हम इसको चेक करें। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I am Sumaira Nazir from Bahria College Majid EAB 2. I prepared a video lessons for the students of grade 8. This video is about relations and function, which is chapter 7 of your textbook. First of all, I would like to explain relation and functions. Relations and functions is one of the most important topics in algebra. Relations and function, these are the two different words having different meanings mathematically. You might get confused about their difference. Before we go deeper, let's understand the difference between both with a simple example. Let's take an example of order pair representing as input and output. Students, relation shows the relationship between input and output, whereas a function is a relation which derives one output for each given input. You can understand well relation and function by this diagram. All functions are relations, but not all relations are functions. Now I would like to explain these both terms separately. What is a function? A function is a relation which describes that there should be only one output for each input, or we can say that a special kind of relation, for example of ordered pair, which follow a rule. For example, every x value should be associated to only one y value is called a function. Now, what is a relation? In mathematics, a relation is a set of inputs and outputs that are related in some way. When each input in a relation has exactly one output, the relation is said to be a function. To determine if a relation is a function, we make sure that no input has more than one output. I would like to share the examples of relations in our daily life. Sometimes we use the word is brother of, is uncle of. Basically, these words representing the relationships. In mathematics, examples of relations are is less than, is perpendicular to. Sometimes we use the word is equal to. So these types of words in mathematics shows the relationships. In fact, some mathematicians have described mathematics as the study of relations. Dear students, how we can represent the relations?
This diagram elaborate this concept well, inshallah. In first diagram you can see we can show the relations in table in which we have two columns. First column x representing the values of x and second column y representing the values of y. So every x has a combination with y. These are the relationship of values in a table form. We can also represent relations in graph. As you can see, every red dots basically representing the relations of x and y. And the most general way which we are going to study in our chapter 7 are the mapping diagrams, in which we have domains and codomains, and we can show their relations with arrowheads. It will be elaborated inshallah by that diagram. Relations between two sets. As you can see, we have two sets, set A and set B. Set A is a domain and set B is a codomain. Please emphasize on the diagram. Relation has sense, that is a direction in which it goes. This indicated by arrowheads. In any relation we will have a domain and a codomain. So in that diagram, A is a domain and B is a codomain, as I told you earlier. The member that is being matched to in the codomain is referred as the image of a relation. As you can see, x is the image of A, y is the image of B, and C and Z is the image of D. A member of domain may have more than one image. Now I would like to explain the types of function. The first type is one-to-one function. In that one-to-one function, each element of P there is a distinct element of Q. And many-to-one function, a function which maps two or more elements of P to the same elements of set Q. For further elaboration, I can take help from the diagram. For one-to-one function, you can see every element of domain has a relation with the elements of range. 1 has a relation with 5 and 7 has the image of 2. So basically these are presentation of one-to-one function. And this diagram is representing many-to-one function. As you can see, 1 has relations with A1 and A2. So it is a pictorial representation of many-to-one function. My next definition is notation of a function. Function notation is the way a function is written. It is meant to be a precise way of giving information about the function without a rather lengthy written explanation. It can be elaborated by the diagram. As you can see, the f which is written in red color shows the name of function, x written in green color indicating the input, and 3x plus 1 written in the purple indicating the output. Input always representing domain and output always represent range. फंक्शन नोटेशंस, इसमें हम फंक्शन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी वैल्यूज़ अपनी पुट कर इवैल्यूएशन कर सकते हैं. और ये बहुत ज़्यादा सिंपल इक्वेशंस आपके सामने मौजूद हैं. एक्स के जो भी वैल्यू आपको दी जा रही होगी उसको आपने इक्वेशन में पुट करके इजीली इवैल्यूएट कर लेना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए, जो भी साइंस इनमें दी जा रही हैं उनको फॉलो करते हुए. जैसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि x की जगह पर मैंने वैल्यू पुट की है 2, जिसकी वजह से मेरा आंसर आ रहा है 7. सेकंड में x की जगह पर हम वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं 9, विच कैलकुलेट द आंसर ऑफ 1. एंड इन थर्ड वी हैव अ वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 4. सो s/s यानी 4/4 रिप्रेजेंटिंग 16. तो जो भी वैल्यूज़ हमारे पास x और y की दी जा रही होंगी उसको हम अपनी इक्वेशन में एज इट इज़ पुट करके इजीली इवैल्यूएशन कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रेंज ऑफ अ फंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ अ फंक्शन. द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ x इज कॉल्ड द रेंज ऑफ f. और इट गोज़ फ्रॉम डोमेन टू फंक्शन एंड रेंज. इसको मैं एक्सप्लेन यूँ करना चाहूँगी कि हमारे पास x की जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं जिनको पुट करके हम अपने आंसर्स डेवलप करते जाते हैं, कैलकुलेट करते जाते हैं, वो हमारे पास उस फंक्शन की रेंज कहलाती है. अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ 7A में.
और इसका क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एरो डायग्राम्स दी जा रही हैं और हमने इन डायग्राम्स को देखते हुए ये बताना है कि ये किसी फंक्शन को डिफ़ाइन कर रही हैं या डिफ़ाइन नहीं कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में आप देखें, हमारे पास डोमेन में जो एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं 2, 4, 6 एंड 8, तो एरो हेड के साथ ये कोड डोमेन के एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड हुए हैं 1 और 2 के साथ, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर है यहाँ पर येस। क्वेश्चन नंबर डी भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें भी हमारे पास डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं वो हैं 2, 4, 6 और 8 और इनका जो रिलेशनशिप है वो कोड डोमेन में पी के साथ और आर के साथ है। आप देख रहे हैं कि इसमें क्यू इग्नोर हुआ है, लेकिन चूंकि डोमेन के सारे एलिमेंट्स का रिलेशनशिप शो हो रहा है कोड डोमेन के साथ, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेन हमारा कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि जो आपके डोमेन में एलिमेंट्स मौजूद हों उनका रिलेशन एरो हेड के साथ कोड डोमेन में मौजूद एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए, तो वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ही मैंने 2 मज़ीद पार्ट सिलेक्ट किए हैं, बी और ई। बी को सिलेक्ट करने का मकसद यहाँ पर ये था कि डोमेन में जो लिखा हुआ नंबर 2 है इसके 2 इमेज हैं कोड डोमेन में, ए और बी, तो इसलिए ये फंक्शन को शो नहीं कर रहा है। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि वो सिंगल इमेज शो करें। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स डोमेन में लिखे हुए हैं, फर्स्ट सर्कल में लिखे हुए 2, 4, 6 और 8, इसमें 4 इग्नोर हो गया है। 4 का कोई इमेज मौजूद ही नहीं है कोड डोमेन में, इसलिए हमारे पास ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर नो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है। इसमें हमारे पास x की इक्वेशन दी जा रही है और आपको जो फंक्शंस दिए जा रहे होंगे जो कि आप x की वैल्यू को समझते हुए पुट करेंगे अपने इक्वेशंस के अंदर और इजीली कैलकुलेट करेंगे अपने आंसर को। आप सबसे पहले नीचे फर्स्ट कॉलम में ध्यान दें कि फंक्शन ऑफ x के लिए हमारे पास इक्वेशन मौजूद है 6x - 4, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू पुट की है 2, जिससे मेरा आंसर क्या आ रहा है 8। सेकेंड में इक्वेशन की तरफ जब जा रही हूँ तो मैंने x की वैल्यू चेंज की है, x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है -4, तो x की वैल्यू -4 करने से मेरा जो फंक्शन है उसका आंसर क्या आ रहा है -28। और नेक्स्ट में मेरे पास x की वैल्यू 1/3 है और 1/3 को प्लेस करने से मेरा आंसर चेंज हो गया है जो कि है -2। तो जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ होंगी उसको सिंपली आप इक्वेशंस में प्लेस करेंगे और अपने क्वेश्चंस को इवेल्युएट करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी मैंने फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट सेलेक्ट किए हैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर, और एक इक्वेशन मेरे पास दी जा रही है जो है 5 - 2x। तो फर्स्ट में हम लोग x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, बहुत सिंपल है ये, आपने x की जगह पर 1 पुट किया, 5 में से माइनस किया 2, हमारा आंसर आ रहा है 3। 4 के अंदर मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ दी जा रही हैं, मतलब फंक्शन ऑफ x वो 2 हैं, एक दफ़ा है +3 और एक है -3। तो +3 और -3 दोनों को साइमल्टेनियसली आपने पुट करना है अपनी क्वेश्चन के अंदर। आप देख रहे हैं अपने डायग्राम के अंदर, यहाँ सॉरी क्वेश्चन के अंदर, कि पहले मैंने x की जगह पर 3 पुट किया तो मेरा आंसर इक्वेशन का आ रहा है -1, और फिर सेम इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू पुट की है -3 तो मेरा आंसर आ रहा है 11। और एट द लास्ट मैंने अपनी इन दोनों इक्वेशंस के आंसर्स को कंपाइल किया है f3 + -3 के साथ फंक्शन ऑफ 3 को, तो इसमें -1 + 11 से मैंने अपना आंसर कंप्यूट कर लिया है जो कि है 10। तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका टास्क है, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। सो क्वेश्चन 4 इज सिमिलर विद क्वेश्चन 3, सो यू हैव टू डू इट बाय yourself accordingly. Now proceed toward the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास जो इक्वेशंस दी जा रही हैं उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करके अपने आंसर को कैलकुलेट करना है। एज यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 में f2 + g के साथ फंक्शन है 2 का, तो हमने 2 की वैल्यू 2 को रिप्लेस किया है x की जगह पर, और सेकंड में हमने g के साथ जो फंक्शन दिया जा रहा है, जो फंक्शन नोटेशन हमारे साथ मौजूद है, उसमें हमने उसकी वैल्यू पुट की है। तो दोनों के हमारे आंसर आ गए हैं 4 एंड -1/2। इनके आंसर्स कैलकुलेट करना बहुत आसान है, जस्ट आपने अपनी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है इक्वेशन में, जहाँ जहाँ x दिया जा रहा होगा वहाँ पर x की वैल्यू आप प्लेस करेंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके इजीली कैलकुलेट करेंगे अपना आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन है हमारे पास 5x - 9। तो 5x - 9 में हम लोगों ने क्या किया कि आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
तो फंक्शन ऑफ x इन्होंने हमें दिया हुआ है इज़ इक्वल टू 2x, तो हमने अपनी इक्वेशन पुट की है 5x - 9 इज़ इक्वल टू 2x। स्टूडेंट्स, आप बेहतरीन तौर पर जानते हैं कि इक्वल की साइन के लेफ़्ट टू राइट जब हम नंबर्स को मूव करवाते हैं तो उनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जो पॉजिटिव होते हैं वो राइट साइड पे जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे, और जो प्लस हो रहे हैं मतलब वो माइनस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई वाले वहाँ डिवाइड हो जाएंगे। तो आपने वही मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए यहाँ पर अपना आंसर कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ x को, जो कि 3 है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट किया है और आप देख रहे हैं कि इसमें इक्वल की साइन मौजूद है। तो जब भी इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इक्वल की साइन मौजूद हो तो हम उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे काम करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं कि हमारा आंसर दोनों साइड का इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद जो मेरा आंसर है वो एक साइड का 4 आ रहा है और सेकंड साइड का 13 आ रहा है। तो दिस बोथ टर्म्स आर नॉट इक्वल, सो आवर आंसर इज़ फॉल्स। नाउ प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास आपने ट्रू और फॉल्स चेक करना है वेरीफाई करते हुए, अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हुए। यहाँ पर जो इक्वेशंस दी जा रही हैं वो 3/4x + 1/2 है और सेकंड इक्वेशन में 1 होल 1/2 - 2/3x दिया जा रहा है। तो आपने g3 और g-6 की वैल्यू पुट करते हुए इसको देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय पुटिंग 2 and 3 simultaneously by previous methods and analyze both sides are equal or not। तो वेरिफिकेशन आप करेंगे अपनी दोनों साइड्स के अंदर जस्ट वैल्यूज़ को पुट करके। फर्दर अपनी असिस्टेंस के लिए आप अपने प्रैक्टिस नाउ की एक्सरसाइज को सॉल्व करें। बुक्स आप सबके पास मौजूद होंगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस की, इंशाल्लाह उतना आप अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे। और तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रेजेंटेशन में पॉसिबल नहीं है सॉल्व करवाना, तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ स्लाइड्स में शो कर दिए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपने खुद अपनी कॉपीज़ पे सॉल्व करना है, कॉपी डाउन करना है। At last, I would like to assign you home assignment. Read the summary carefully mentioned at the end of a chapter on page 189. Then complete the remaining parts of questions in your copy. और आपकी जो एक्टिविटी है वो ये है कि आपने आखिर में दी गई जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो लाजमी अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फर्दर असिस्टेंस के लिए अपनी बुक को फॉलो करें और कोशिश करें इनको सॉल्व करने के लिए। विश यू वेरी गुड लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Assalamu alaikum dear students, hope you're all fine, staying home and staying safe. Well, before starting with today's lecture, I want to know what are verbals. Any one of you know about it? Well, verbals are words formed from a verb but functions as a different parts of speech. It means that verbals are verb actually, and they are verbs, but actually they functions as other word classes or other parts of speech like nouns, adjectives, adverbs maybe. It means that if they are verbs but their nature can be changed as a different or their exceptional parts of speech. So starting with the lecture, today's lecture, that topic is gerund. May I know that what is a gerund? Well, a gerund is a verbal that ends with ing and functions as a noun. What does it mean? It means that it is a verb, but the root word or a base word is a verb, but if we add suffix or morpheme ing with it, it will become a noun and it behaves as a noun. As it is shown on the screen that base form of verb plus ing is equal to gerund. Whatever the verb is, when we add suffix or morpheme ing with it, it will become a gerund. Now look at the first example of gerund, that is given read. This is the root word. If we will add ing with it, it will become reading. Now it's a gerund. It's not a verb now because we have added ing. For example, if we take example, reading helps you learn English. Here reading is behaving as a gerund because it is at the place of subject. Not and helps is a verb over here. As you can see on your slides, on your slide which is at front of you, usage of gerunds. There are 5 usage of gerunds. First one is as subject of a sentence. For example, writing in English is difficult. Here if we look at it, writing is a verb, but here
at place of subject, it is behaving as a gerund. Writing in English is difficult. Second one is as direct object of a sentence. How? It like writing. I like writing in English. I like writing in English. Over here, it's a direct object. I like writing. If I say that I like writing, it's a complete sentence. Okay. If I like writing, so over here, writing is a direct object and it is a gerund. Okay. Let's come to another thing. As a subject complement, my car's favorite activity is sleeping. Here, my car is a subject and sleeping is a complement to that car. That is why, and it is behaving. It is a if we look at this sleeping, it is a verb. But over here in this sentence, this sleeping is a gerund. Okay. Now, as an object of a preposition, it means that right after any preposition, gerund will be there over there. For example, we shall be interested in hearing your comments. Okay, in is a preposition over here, and right after in hearing is over here, because interested is over here. Interested is a noun, is a verb, and hearing is a gerund. In the same way, as an object of a preposition, as we shall be interested in hearing your comments. This is we have done. Would you like to walk instead of taking the bus? It means that here again, of is a preposition and taking is a gerund instead of a verb. Again, after certain expression, gerund can take place. How? My cat's favorite activity is sleeping. Sleeping again over here is a gerund. Why? Because is a auxiliary verb as well, and after certain expression, because my cat's favorite activity. What is the activity of that cat? It is a sleeping. Now heading towards the another topic of today's lecture, that is participles. Intro to participles. What are participles? Can any one of you tell me? Well, a participle is a verbal that functions as an adjective. As a verbal, participle behaves as an adjective. How? It can be a present participle and past participle as well. If we look at them, how? Present participle always ends with ing, as you all of you know that. Past participle usually ends with suffix ed, d, t, en or n. It means that present participles always ends with ing. Okay. And past participle always ends with second form, or means past participle is the second form or third form. Okay. Now on this slide, if we take example of laugh, this is the base word or root word, and we will be adding ing, suffix ing, it will become laughing. Then definitely it will be a participle. The laughing man is stronger than a suffering man. The laughing man, it means that, as I have taught that this participle behaves like an adjective. So here, laughing man, laughing is an adjective of man. That is why it is a participle over here. Moreover, in this slide, if we take we are going to talk about past participle. If we take root word, that is close. And if we will add suffix or morpheme ed, it will be closed. That will be participle form, but in past. Okay, for example, do not waste time staring at the closed door. Again, door is a noun and closed is a participle over here. Why is that so? Because over here, closed is modifying noun, which is do. That is why it is past participle. The slide on your screens shows that present and past participles, verbs, present participle and past participle. For example, to rise, if it will be in present participle, it will be the rising sun. Past participle, the rising sun. To boil, the boiling water, the boiled water. To break, the breaking water, the broken water. To cook,
the cooking harm, the cooked harm. So, through this chart, the concept of present participle and past participle and the verb forms are very clear today. Hope you will not find any query. Now let's come to another slide. In this slide, it is mentioned over here that present participle versus past participle. Why is that so? There is a compare and comparison and contrast between these two. For example, my bath was relaxing and relaxed both. What will be here? My bath was relaxing. I feel relaxed now. How to get these T's was confusing. The mouse was confused. The TV program was boring. I felt bored while watching it. Joe is tired because he had a tiring day. Well, I hope by all these slides and by all in today's lecture, the gerund and participle, which are the types of verbals, are clear today. So, for your home task, this is on your screen, book page number 120, exercise 2, book page number 121, exercise 4. You have to do your tasks by your own. You can help you can take help by your elders, and you have to submit this task to me in your WhatsApp group or through email. Thank you so much. Thank you for your watching and have a nice day. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is class 8 online class. Subject is general science and I am your science teacher, Ms. Rizwana. This is your science book which you have studied in grade 8. Okay, this is your syllabus for first term 2020-21. You have 5 chapters and these are the names of chapters written in this slide, and now you have to write this syllabus in your notebooks of first term title page. Okay, today we will start chapter number 1, atoms and molecules, and today you studied topic number 1, what is an atom? Learning objectives. By the end of this lesson, you will be able to define an atom, explain theories and size of an atom, and explain the structure of an atom. Look at this picture. You can see many things in this picture: water, oil, forest, trees, rocks, minerals, soil, animals. All these things are called matter. What is matter? You have studied about matter in your previous classes. Matter is anything which has mass and occupies space. Now question arises in your mind that what matter is made up of? What is the smallest unit of this matter? Before study the actual smallest unit of matter, look at the history of the concepts about matter. So we have in this slide ancient concepts about matter. For many years, people have wondered what matter is made up of. So the first concept is about Greeks. The ancient Greeks philosophers' beliefs was all matter was made up of 4 substances, namely earth, water, air, and fire. The next is ancient Chinese philosophers' concept.
The ancient Chinese philosophers believed that all matter was made up of gold, wood, water, fire, and earth. They believed that all matter was made up of these five substances. And the third is Democritus concept, 430 BC. Democritus was also a Greek philosopher, and its theory or concept about matter is very successful. Now look at what is his theory. Democritus believed that matter was made up of indivisible particles called atoms. Word atom comes from the Greek word atomos, meaning indivisible or not cuttable. He believed that nothing could be smaller than an atom could exist. Okay, this is the belief of Democritus about matter. He thought that matter is made up of very small particle, atom, and he derived this word, and this word is derived from Greek word atmos, and its meaning is indivisible or not cuttable. It means that atom is so small that it cannot be further divided into small pieces. Democritus' theory is still accepted, and scientists believe that all matter was made up of atoms. That is why Democritus is called a father of atomic theory. Since then, about 430 BC, and nowadays, scientists' experiments have shown that all matter indeed made up of atoms. But the modern picture of atom is very different from what Democritus thought to be. Okay, what is the definition of an atom? In the light of atomic theory, we can define an atom. An atom is defined as the smallest particle of an element that can exist. Or atoms are the building blocks of all matter. Okay, this was the old concept, but as the time passes and new discoveries and experiments are carried out, then scientists come to know that atom is not indivisible, but atom is divisible. Look at what science tidbits says. Although the Greek word for atom means indivisible, scientists have since discovered that an atom is not indivisible, but atom is divisible. And inside atom, smaller particles than atom are existing. These particles are called subatomic particles. There are many particles inside atom, but out of these particles, 3 particles are called fundamental particles because these are the particles which are present in all atoms of elements. What are these fundamental particles? The positively charged particles are called protons, negatively charged particles are called electrons, and the neutral particles called neutrons. These 3 particles are called fundamental particles. So the new picture of atom is that the atom is not the smallest particle, but the particle smaller than an atom exists inside atom. Okay, size of an atom. Atoms are so small that we cannot see them with an ordinary microscope. A single atom measures only about 10 raised to power minus 7 millimeter across. More than 10 trillion atoms would be needed to cover the full stop of at the end of this sentence. You can see the full stop here at the end of this sentence, and we need 10 trillion atoms to fill this full stop. So now you can imagine how small atom is.
Okay, do you know what this instrument is called? This instrument is called electron microscope, and we use this scientific instrument to see atoms. Okay, remember the name of this instrument. This instrument is called electron microscope. Now, what is an element? We have elements all around us. Each element is made up of its own kinds of atoms. For example, carbon is made up of identical carbon atoms, and no other atom is present in carbon element. And iron is made up of identical iron atoms. It means that carbon element is made up of only carbon atoms, and these are all identical. And iron element is made up of only iron atoms, and these atoms are also identical. Next, the atoms of different elements are different in sizes. Different elements have different atoms, and they also differ in sizes. Now, this is all about atom or matter, and the theories about matter, atom, its size, and the old and new concepts or picture of an atom. Now, this is your home assignment. Write the answer of these 5 questions in your notebooks. Question number 1, define an atom. Question number 2, briefly explain the ancient Greeks and Chinese concept about matter. Question number 3, who is the father of atomic theory and why he called so? Question number 4, what do you know about the size of an atom? Question number 5, what do you know about the fundamental particles of an atom? Activity, draw a structure of an atom showing fundamental particles. This is the history of the atom timeline. This is the very old and first picture of an atom given by Democritus and Dalton, and as the time passes, modifications were made in atomic structure, and this is the new picture of an atom which was given by the scientist, modern quantum cloud model post 1930. Thank you. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी मिस नीलोफर नाज आपकी हश्तम की दरसी किताब से पहली नज़्म जो हमद है, मैं आज आपको उसे पढ़ाऊंगी और हम उस पर नज़र रखेंगे कि देखिए इसके जो 5 मिसरों की ये मुखम्मस कहलाती है। हर जो नज़्म होती है इसके हर नज़्म के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं, इसे हम मुखम्मस कहते हैं। मैं चाहूंगी कि मैं पहले इस नज़्म को खुद पढ़ूं ताकि आप इसका तलफ़्फ़ुज़ अदायगी सीख लें और उसके बाद मैं इसकी तशरीह आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो फिर आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं। है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो कि सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व खतर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो के घुप अंधेरा हो, मेह ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लेक पुरहाल दिल न मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे। जबकि तूफान का हुसन नाटा, सख्त अंधियाओं का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में ना खौफ हो इसला, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। टूटकर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, ना खता हूँ वहाँ मेरे औसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। हो बयाबान में गुजर मेरा या समंदर पे हो सफर मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा,
रहे फिर भी कभी जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। नज्म आपने सुनी, इस्माइल मेरठी की लिखी हुई ये नज्म है और जो बच्चों के शायर भी कहलाते हैं। आइए अब हम इसकी तशरीह करते हैं। तशरीह इसकी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको अल्फाज के मायने तो इस किताब में ही मिल जाएंगे। और इसके अलावा जब मैं आपको इसको आसान फहम अल्फाज में बताती हूँ कि इसमें शायर इस्माइल मेरठी क्या बताना चाहते हैं। उनका कहना है कि जो बंदा मोमिन होता है, जो असल ईमान रखने वाला होता है, वो अपने हर दुख सुख का जो ताल्लुक है वो अपने रब से जोड़ता है और हमेशा अपने रब पे ही नजर रखता है, उससे तवक्को रखता है, उससे उम्मीद बांधता है और उसी से हर आस और उम्मीद का दामन बांधे रखता है। तो शायद इसमें कहते हैं कि हमेशा मेरी खुदा पे नजर रहती है, मैं अपने रब को अपने करीब पाता हूँ, कभी भी किसी भी मुश्किल में नहीं घबराता, क्योंकि अगर रात हो, दिन हो, शाम हो, सुबह का उजाला हो, ना उजाले में किसी से खौफ खाता हूँ, ना अंधेरे में किसी से डरता हूँ, क्योंकि मैं अपने रब को हर दम अपने करीब पाता हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, मैं तुम्हारी रगे गुलू से भी करीब हूँ, शह रग से भी करीब हूँ। अगले बंद में ये कहते हैं कि शाम का वक्त या सवेरा हो। इस्माइल मेरठी का कहना है कि शाम का वक्त हो या सुबह का उजाला हो या खूब चांदनी चटकी हुई हो या हर तरफ अंधेरा छाया हुआ हो, तारीकी हो, बारिश हो, बादल हो, बरसात हो, आंधी चल रही हो, मैं मगर किसी तरह घबराता नहीं। लेकिन मेरा दिल जो है वो हौल नहीं खाता, परेशान नहीं होता, उसमें खदशात जन्म नहीं लेते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। जब अल्लाह आपके करीब होता है तो आप किसी चीज से नहीं डरते, क्योंकि वो सबसे बड़ी कुदरत वाला रब है, सब चीजों पर वो कवी और कादिर है। वो आपको इन तमाम मुश्किलात से निकालने वाला है, तमाम मुसीबत और परेशानी को टालने वाला है। जब अल्लाह आपके साथ है तो आपको किसी चीज के गम खाने या डरने की कतई जरूरत नहीं है। जबकि तूफान का हो सन्नाटा, वो कहते हैं कि अगर तूफान आने से पहले एकदम खामोशी तारी रहती है, लेकिन तब भी मैं नहीं डरता। हर तरफ अंधेरी रात हो और तारीकी में आंधियां चल रही हो और ऐसी बुरी आंधियां चल रही हो, ऐसा बुरा तूफान आया हो कि वो बड़े बड़े दरख्तों को भी जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। उसकी तेज और तुंद हवा बड़े बड़े दरख्तों को उनको उखाड़ के फेंक देती है। बेशक फेंक दे, मेरे दिल में ना खौफ हो असला, मेरे दिल में किसी किस्म का खौफ जरा सा भी नहीं आता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। दुनिया में कोई भी तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए, सैलाब आए, जलजला आए, कुछ भी हो, जब अल्लाह को अपने नजदीक पाता है इंसान, बंदा मोमिन, तो वो इन चीजों से कतई नहीं घबराता, कतई खौफ नहीं खाता। टूटकर आसमान से तारे, अगला बंद है, उसका पहला मिसरा है कि जब आसमान से तारे टूट कर गिरते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, प्यारे बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान से तारे टूटकर जमीन की तरफ गिरते हैं। बहुत से लोग वहम करते हैं, कोई कहता है शैतान आया है, कोई कहता है कि कोई शहाब साकिब टूट के गिरा है, कोई कहता है कि आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। हमने भी देखा आसमान से गिरते हुए टूट के तारे गिरते हैं। लोग बेचारे तरह तरह के वहम करते हैं कि ये अल्लाह का अजाब है, अल्लाह ताला नाराज है बंदों से। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं खौफ के मारे घबराता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत, अपना खौफ और अपनी रहमत मेरे साथ रखी है और मैं अपने खुदा को हरदम अपने करीब पाता हूँ। अगर मेरे रास्ते में मैदान भी आ जाए, कोई सुनसान खंडर भी आ जाए, कोई मरघट आ जाए, मरघट कहते हैं वहाँ वो जगह होती है जहाँ पे हिंदू अपने मुर्दों को जला देते हैं, वो मरघट कहलाती है, शमशान घाट या मरघट। तो दूसरा है कब्रिस्तान आप लोग जानते हैं कि हमारे जो मुसलमान हैं वो अपने मुर्दों को वहाँ दफन करते हैं। तो उसका शायद तो ये कहना है कि अगर कोई मुर्दों को जलाने वाली जगह आ जाए या कब्रिस्तान आ जाए, उमूमन लोग जो है वो इन जगहों पर जाने से डरते हैं,
कि वहां पर कोई मुर्दा आ जाएगा या कोई रूह आ जाएगी या कुछ, लेकिन शायर ये कहते हैं कि मेरे औसान वहां भी खता नहीं होते, यानी मैं हवास बाख्ता नहीं होता, मैं परेशान नहीं होता, मैं अपने हवासों में रहता हूँ, मैं बिल्कुल अपने अल्लाह पर अपनी नजर रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे साथ है। तो मेरा कोई भी मुर्दा या किसी भी किस्म की कोई भी रूह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैं किसी जंगल बियाबान से गुजर रहा हूँ, जंगल से गुजर रहा हूँ, बड़े बड़े जानवर हैं जो कि इंसानों को चीर फाड़ देते हैं, मैं डरता नहीं हूँ। या मैं समंदर में सफर कर रहा हूँ, डर नहीं लगता कि जी जहाज डूब जाएगा, पानी में मछली खा जाएगी मुझे, या मैं बर्बाद हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मेरा क्या होगा अगर ये जहाज डूब गया तो। और अगर मेरा घर भी बहुत दूर है, मैं मंजिल पे नहीं पहुंचा हूं अभी, लेकिन फिर भी मेरे दिल को इत्मीनान है। कभी जिगर यानी दिल मेरा बहुत कुव्वत वाला हो जाता है, ताकत वाला हो जाता है, कि दिल में मेरी ये ताकत और ये कुव्वत रहती है कि अल्लाह ताला मेरे साथ है। तो ये इसमें जो है वो शायर यही कहते हैं कि इंसान को किसी भी हालात में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर वक्त उसके साथ है और हर मुसीबत से बचाने वाला है, और अल्लाह ताला ही हमारा हामी और नासिर है, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखने वाला है। इसी इन तमाम तशरीहात के पेश नज़र अब आपको मालूम तो हो गया होगा कि इसका मरकजी ख्याल क्या है। मेन इसका एक जुमला यही है कि इंसान को किसी भी हालत में घबराना नहीं चाहिए और उसको अपने अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब आप इसका मरकजी ख्याल भी खुद लिख सकते हैं, और इसके अंदर जो दी गई मश्क है उसको भी खुद से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है सवालों के जवाब मौजूद हैं नशार के अंदर। मुझे यकीन है कि आपको ये नज़्म अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी तरह मैं आइंदा भी आपको सबक सिखाती रहूंगी और पढ़ाती रहूंगी इंशाअल्लाह।